Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 4 of the chapter 5 Laws of Motion of class 11. In this part I am going to discuss centrifugal force as a pseudo force. First of all, what is pseudo force? अब केंद्र बल छद्म बल के रूप में यह टॉपिक मैं इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले व्हाट इज सूडो फोर्स, छद्म बल क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सूडो का हिंदी छद्म, जो कि असली न हो, नकली। वैसा बल, वैसा फोर्स, that force which does not realized in actual practice but seems to be act on a particle due to accelerated motion is called pseudo force। वैसा बल जो वास्तव में होता ही नहीं है, लेकिन हम अनुभव करते हैं। क्यों अनुभव करते हैं? एक्सेलेरेशन के कारण, एक्सेलेरेटेड फ्रेम के कारण। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही सूडो फोर्स प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। तो यह केवल फ्रेम के एक्सेलेरेशन के कारण, त्वरण के कारण उत्पन्न होता हुआ महसूस होता है, जबकि वास्तव में यह किसी पार्टिकल पर एक्ट करता ही नहीं है। लेकिन हम महसूस करते हैं जब कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिचुएटेड होता है, स्थित होता है, तो वह महसूस करता है कि उस पार्टिकल पर, उस फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में, उस फ्रेम का जो एक्सेलेरेशन है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, उस निर्देश फ्रेम का जो त्वरण की दिशा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में वह महसूस करता है, वह एक्सपीरियंस करता है कि उस पार्टिकल पर एक बल, फोर्स लग रहा है, जो कि उसके अपने एक्सेलेरेशन का, अपना जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन अपना जो है, जिस फ्रेम में वह सिचुएटेड है, वह फ्रेम अगर एक्सेलरेटेड है a0 एक्सेलेरेशन के साथ, तो उस फ्रेम का ऑब्जर्वर यह महसूस करेगा कि उसमें जो पार्टिकल है, उस फ्रेम में कोई अगर पार्टिकल है जिसका मास m है, तो वह ऑब्जर्वर यह एक्सपीरियंस करेगा कि उसका एक्सेलरेशन माइनस a0 होगा, जो कि उसके अपने फ्रेम का के एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा। और इसलिए उस पार्टिकल पर वह ऑब्जर्वर, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज किया जाता है कि वह फ्रेम S डैश है, और दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S, उसके रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश a0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। फ्रेम S का ऑब्जर्वर, अगर वह पार्टिकल, उस पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, क्रियाशील नहीं है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब उस ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में है। लेकिन उस दूसरे ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, S जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश है। दोनों का सपोज करते हैं, किया जाता है कि एक्स एक्सिस कॉइंसाइड है, ये O डैश है, ऑब्जर्वर यहाँ ऑरिजिन है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सेट है, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल के पोजीशन को या किसी पार्टिकल के मोशन को
ऑब्जर्व किया जाता है, तो उस फिक्स चीज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इट इज ए सिस्टम ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। हिंदी में इसे निर्देश फ्रेम कहा जाता है। निर्देश फ्रेम 3 परस्पर लंबवत नियामक कक्षों का एक सेट है, जिसके हेल्प से किसी पार्टिकल की स्थिति, पोजीशन या उसके मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है। उसके लोकेशन को और उसके मोशन की जानकारी इस निर्देश फ्रेम की सहायता से, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट है, उसकी हेल्प से मालूम हो सकती है। तो फिजिक्स में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेस्ट में मान करके और उसके रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का पोजीशन या उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वह या तो रेस्ट में होता है, ये जरूरी नहीं है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में ही रहे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में भी हो सकता है या यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में, जिसमें कि लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई जरूरी नहीं है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में ही होगा। यूनिफॉर्म मोशन में भी स्ट्रेट पाथ पर, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वह मोशन करेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जबकि दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ एस डैश सपोज किया जाता है, यह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या इसको हम कह सकते हैं, इसे कहा जा सकता है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटेड, त्वरित निर्देश फ्रेम, हिंदी में इसे त्वरित निर्देश फ्रेम कहा जा सकता है। तो ये जो फ्रेम एस डैश है, इसमें एक्सेलरेशन होगा, और ये इस फ्रेम में यह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ओबे नहीं होता है। लेकिन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉ ऑफ इनर्शिया, और इनर्शियल जो कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, इनर्शिया का डिफिनेशन ऑब्टेन होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो ये 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा है एस डैश, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सपोज किया जाता है कि फ्रेम एस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस A0 एक्सेलरेशन के साथ, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग एक्सेलरेटेड है A0 एक्सेलरेशन के साथ। अब यहाँ अगर कोई पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल अगर सिचुएटेड है फ्रेम्स में, मान लिया कि पार्टिकल P, अगर इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका सपोज करते हैं कि इसके ऑरिजिन पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का है, 2 कोऑर्डिनेट को हमने दिखाया है, जेड एक्सिस को नहीं दिखाया है। जेड एक्सिस इधर दर्शाया जा सकता है। तो ये फ्रेम एस डैश एक्सेलरेटेड फ्रेम है, जो A0 एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड है। और अगर इस फ्रेम में अगर कोई पार्टिकल P है, तो अगर इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में, अगर इस पार्टिकल पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। उस ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पार्टिकल को हम यहाँ भी सपोज कर सकते हैं, यहाँ पर भी। तो उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के ऑरिजिन पर सिचुएटेड है, उसके लिए यह पार्टिकल जिसका मास m है वह रेस्ट में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन फ्रेम एस डैश का जो ऑब्जर्वर है, जो कि O डैश इसके ऑरिजिन पर सिचुएटेड है, और एस डैश के साथ वह एक्सेलरेटेड मोशन में है, एलॉन्ग विथ फ्रेम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डैश के साथ वह मोशन एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो वह महसूस करेगा, फील करेगा कि इसमें एक एक्सेलरेशन होगा, और वह एक्सेलरेशन किधर होगा, -A0। अब यहीं से फिक्सियस फोर्स, सूडो फोर्स का ऑरिजिन हो गया, उत्पत्ति हो गया
महसूस किया गया उस ऑब्जर्वर के द्वारा जो एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कि एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के एक्सेलरेशन के कारण इसमें एक नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा। कौन ऑब्जर्वर? ओ डैश, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑरिजिन ओ डैश पर सिचुएटेड है। अब जब एक्सेलरेशन होगा तो मास यहाँ पार्टिकल का मास m है, तो ये इस पार्टिकल पर वह ऑब्जर्वर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, वह पार्टिकल फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा जिसको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, और उस पार्टिकल के द्वारा जो एक्सपीरियंस फोर्स है वह कितना होगा? FO इजकल टू FO, जो कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर विच इज सिचुएटेड एट द ऑरिजिन ओ डैश ऑफ द फ्रेम। उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल जो है फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और वह फोर्स कितना होगा? F इजकल टू -ma0, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स, जो कि एक्चुअली पार्टिकल पर लग ही नहीं रहा है, लेकिन चूंकि वह ऑब्जर्वर, चूंकि फ्रेम एस डैश एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, इसलिए वह ऑब्जर्वर ओ डैश पर है सिचुएटेड, फ्रेम एस डैश के ऑरिजिन पर, फ्रेम एस डैश का जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके ऑरिजिन पर, तो ऑब्जर्वर ओ डैश पर सिचुएटेड है, वह इस पार्टिकल पर फोर्स लगता हुआ पाएगा जो कि टोटली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के एक्सेलरेशन के कारण है, पर वास्तव में उस पर पार्टिकल पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। अगर पार्टिकल वास्तव में फोर्स एक्सपीरियंस करे, अगर उसका एक्सेलरेशन है ए एक्सेलरेशन के साथ वह मूव करे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन A0 है, और उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के ऑरिजिन पर है, तो अगर इसमें पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, वास्तव में पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन है, ये तो तब हुआ कि जब ये पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, तो पर भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश का ऑब्जर्वर उसमें एक्सेलरेशन महसूस करेगा। एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल पर जो पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको वह महसूस करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, पर वास्तव में उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, तो इसलिए कोई फोर्स भी उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन केवल एस डैश के एक्सेलरेशन के कारण एक सूडो फोर्स, जो कि नकली बल है, छद्म बल है, वह महसूस हो रहा है, रियलाइज कर रहा है वह ऑब्जर्वर, पर वास्तव में यह है नहीं, होता ही नहीं। तो ये जो सूडो फोर्स उत्पन्न कैसे हुआ, तो उसका कारण यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश का एक्सेलरेशन, जो कि A0 एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट कर रहा है। तब पार्टिकल अगर रेस्ट में है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, फिर भी उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश का, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश का ऑब्जर्वर जो O डैश पर सिचुएटेड है, उसमें एक ऑब्जर्व करेगा कि उसमें तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन किधर होगा? उस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है, फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश का या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज -A0। चूंकि इस पार्टिकल का मास है तो इस पर फोर्स भी एक्ट करेगा, यह एक्सेलरेशन भी सूडो एक्सेलरेशन है, तो जो फोर्स इस पर रियलाइज होगा वो भी सूडो फोर्स होगा। तो वह सूडो फोर्स कौन हो गया? F0 इजकल टू -ma0, दिस इज सूडो फोर्स। कब है? जब पार्टिकल P जो है उसका एक्सेलरेशन 0 है विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, उस प्रेक्षक के सापेक्ष जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस से उस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। कब? जब A इजकल टू 0। इफ ये कब फोर्स होगा सूडो फोर्स? जब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल A इजकल टू 0। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन भी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के ऑरिजिन O पर सिचुएटेड है, तो मान लिया कि एक्सेलरेशन इसका A है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश का एक्सेलरेशन है A0, तो इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा, पार्टिकल पर जो फोर्स होगा वह क्या हो जाएगा? फोर्स इजकल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज
फोर्स जो एक्ट कर रही थी, जो ऑब्जर्वर एस का है, एस का ऑब्जर्वर, इस पर फोर्स एक्ट कितना फोर्स, मैंने यह ऑब्जर्व करेगा इस पर फोर्स कितना, पार्टिकल पर जो फोर्स होगा एक्चुअल फोर्स वह होगा m इंटू ए, और उसको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल कितना हो जाएगा, m इंटू ए, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बट रिलेटिव टू फ्रेम s, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल relative to frame A, relative to frame S, relative to frame S, फ्रेम S, ये फोर्स हो जाएगा, ये एक्चुअल फोर्स होगा, ये पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट करेगा, जो एस का माने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मान लिया कि फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, तो इसका ऑब्जर्वर यहाँ रेस्ट में होगा, तो वह देखेगा, तो ये एक्चुअल फोर्स होगा उस पर, ये फोर्स है एक्चुअल फोर्स, ये फोर्स हो गया कितना, एक्चुअल फोर्स होगा एफ ए एक्चुअल, ए मास इंटू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए। लेकिन एस डैश का ऑब्जर्वर अब उसमें उस पार्टिकल पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वह कितना होगा, वह तो सूडो फोर्स उस पर करेगा ही, रेस्ट में भी पार्टिकल था, अगर एक्सेलरेशन जीरो था तो पर भी वह ऑब्जर्वर उस पर फोर्स एक्सपीरियंस, उस पार्टिकल पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था माइनस एम ए जीरो, जो कि ऑब्जर्वर फ्रेम एस डैश का, मतलब इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा था माइनस एम इंटू जीरो। तब टोटल फोर्स कितना पार्टिकल पर हो जाएगा, और यहाँ फोर्स तो एम माइनस एम इंटू जीरो तो सूडो फोर्स एक्ट कर ही रहा है, तो अब टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज F इक्वल्स टू एक्चुअल फोर्स A एफ ए प्लस सूडो फोर्स और फिक्सियस फोर्स, सूडो फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्सियस फोर्स, एफ नॉट दैट इज एम ए प्लस, और एफ नॉट इजकल टू माइनस, एफ नॉट सूडो फोर्स इजकल टू माइनस एम ए जीरो प्लस माइनस माइनस एम ए जीरो, दैट इज जो रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल पर एक्ट करेगा वह हो जाएगा एम ए, एम कॉमन हो गया, ए माइनस ए नॉट, ए नॉट इज द सूडो एक्सेलरेशन, सो एम ए माइनस एम ए नॉट इज द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यू टू acceleration of the frame S dash, due to acceleration of the frame S dash. Therefore, pseudo force seems to act. Actually, it is not acting. Actually, it does not act. Actually, it does not act on a particle, but it seems to be act. It seems to act. It seems to act. महसूस होता है कि उस पार्टिकल पर फोर्स एक्ट कर रहा है। Why? Due to acceleration of the non-inertial frame और accelerated frame A0। तो केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के कारण ही सूडो फोर्स किसी पार्टिकल पर उत्पन्न होता हुआ महसूस होता है, पर वास्तव में यह होता ही नहीं है, केवल एक्सेलरेशन के कारण, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के एक्सेलरेशन के कारण यह महसूस होता है, अदरवाइज महसूस ही नहीं होगा सूडो फोर्स। तो इसलिए सूडो फोर्स केवल एक्सेलरेटेड फ्रेम में ही प्रोड्यूस होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही प्रोड्यूस होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और सूडो फोर्स कई टाइप के हो सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके बारे में सेंट्रीफ्यूगल डिस्कस करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज ए सूडो फोर्स। तो व्हाट इज सूडो फोर्स, इसका कॉन्सेप्ट जानना काफी जरूरी था, और तब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो कि ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें इसको डिस्कस कर पाएंगे। तो सूडो फोर्स कई टाइप का होता है, उसमें एक टाइप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। एक और इंपॉर्टेंट सूडो फोर्स है कोरियोलिस फोर्स, वह भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्ट करता है। अंतर यह है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिस एक्सेलरेटेड फ्रेम में
किसी बॉडी पर या पार्टिकल पर रियलाइज होता है या एक्ट करता है, एक्ट होता हुआ महसूस होता है, बिकॉज इट इज ए सूडो फोर्स, केवल उसके एक्सेलेरेशन के कारण ही ये प्रोड्यूस होता है। तो उस एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओनली सूडो फोर्स है, जो कि पार्टिकल एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल जब रेस्ट में होता है तब उस पर जो है एक्ट करता हुआ महसूस होता है। अदरवाइज कोरियोलिस फोर्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनदर एग्जाम्पल ऑफ सूडो फोर्स, तो उसमें पार्टिकल का मोशन होता है, पार्टिकल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या पार्टिकल किसी एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जैसे कोई एलिवेटर है, लिफ्ट है, उसमें पार्टिकल कोई ऑब्जर्वर है और किसी पार्टिकल को वहाँ से ड्रॉप कर दे, किसी बॉल को ड्रॉप कर दे, या कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है अंडर ग्रेविटी, तो उस पर भी कोरियोलिस फोर्स के कारण, जो कि एक अनदर टाइप ऑफ अनदर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स ये सूडो फोर्स और फिक्सियल फोर्स है, तो वह पार्टिकल पर एक फोर्स काम करेगा, सूडो फोर्स अनदर फिक्सियल फोर्स, जो कि पार्टिकल का जो मोशन होता है उसके परपेंडिकुलर होगा, और इसलिए कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी वह ईस्ट डायरेक्शन में ईस्टवार्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही एकमात्र ऐसा सूडो फोर्स है कि जो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में भी होगा, कोई बॉडी या पार्टिकल, कोई पर्सन, उस पर एक्ट करेगा, उस पर एक्ट करेगा बाहर की तरफ, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वह सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, बाहर की ओर होता है। तो दैट सूडो फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, which is produced in only an accelerated frame of reference or a rotating frame of reference. So सूडो फोर्स, मैं समझता हूं कि सूडो फोर्स क्यों उत्पन्न होता है, इस बारे में आप लोगों के मन में कोई दुविधा नहीं रही होगी। तो सूडो फोर्स एक्चुअल में एक्ट करता ही नहीं है, एक्चुअली ये होता ही नहीं है। Actually, pseudo force does not act on a particle, but it seems to be act due to acceleration of the frame of reference. एक्चुअल में सूडो फोर्स पार्टिकल पर एक्ट करता ही नहीं है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण, के मोशन के कारण, एक्सेलेरेशन के कारण, मोशन मीन्स एक्सेलेटेड मोशन के कारण, यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश का एक्सेलेरेशन एस जीरो है, तो इसके कारण उस पार्टिकल पर, यहाँ जो पार्टिकल है एम मास का, उस पर उस फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन के एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उस ऑब्जर्वर के द्वारा जो फ्रेम एस डैश में सिचुएटेड है, और उस फोर्स को हम केवल एक्सेलेरेशन के कारण, फ्रेम के केवल एक्सेलेरेशन के कारण जो फोर्स महसूस होता है एक्ट होता हुआ उस पार्टिकल पर, उसको हम सूडो फोर्स कहते हैं, जो कि एक्चुअली होता नहीं है। So, in some cases, we feel this case is one of them, that a body or an object is acted upon by a force, but actually there is no force acting on the body, and that imaginary force is called pseudo force. Now, I am going to discuss सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज ए सूडो फोर्स। उसके बारे में मैंने बतलाया, अब इसका फॉर्मुलेट करते हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस, इसको डिस्कस करते हैं। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एज आई हैव अर्लियर स्टेटेड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज one of is a pseudo force. There are many types of pseudo forces. One of pseudo force is centrifugal force. अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में अपकेंद्र बल कहा जाता है, और बहुत सारे टाइप का सूडो फोर्सेस होता है, छद्म बल, उसमें से एक टाइप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है।
So centrifugal force is that pseudo force, the pseudo force acting on a body which is in rest in an accelerated frame of reference or a rotating frame of reference, and which acts in outward direction is called centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से रोटेटिंग फ्रेम, मान लिया कि सर्कुलर मोशन है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो अगर सर्किल पर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके सेंटर से दूर की ओर काम करेगा, सेंटर से बाहर की ओर काम करेगा, और मैग्नीट्यूड इसका सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है और डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है. द सूडो फोर्स acting on a body which is in rest in an accelerated frame of reference or a rotating frame of reference is called centrifugal force. एकमात्र सूडो फोर्स ऐसा है जो कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में भी अगर होता है बॉडी, उस पर एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन सिटिंग इन ए कार नियर इट्स गेट experiences an outward centripetal force when the car negotiating a curve road. अगर किसी कर्व रोड पर, सड़क पर कोई मोटर कार गतिशील है, मोशन में है, और अचानक टर्निंग आता है, सड़क का मोड़ आता है टर्निंग, तो वहाँ पर जब गाड़ी, उस कार का ड्राइवर गाड़ी को अचानक मोड़ता है, तो उस कार में, कार के गेट के पास जो आदमी पर्सन बैठा हुआ है, वह बाहर की ओर झटका महसूस करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स महसूस करता है, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो इट एक्ट्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द सेंटर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट डाउन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acts away from the center, away from the center of a circular track or a circular road, away from the center of a circular track or circular road. For example, a person sitting in a car, motor car, near its gate, experiences an outward centrifugal force while the car is negotiating a curve, a turning, or a circular track or circular road, while at the turning force, at the turning of a road, negotiating the turning of a road, negotiating the turning of a road. So this is one of the example of the centripetal force acting on a person which is sitting in a car near its gate, and
when a turning comes, when the car is negotiating that turning, the person feels an outward force, and that force is called centrifugal force. अगर गेट खुला रहे तो आदमी बाहर भी गिर सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर भी थ्रो हो सकता है, गिर सकता है. Second example is, if a block is placed on a turning table and turning table is rotating with angular velocity omega about an axis passing through its center, about an vertical axis passing through the center, जिसे डॉटेड लाइन से दिखाए हैं इस सर्किल को, एक्सिस को. तो ब्लॉक बी है, इस टेबल के सरफेस पर रखा हुआ है, उसका वेट काम करेगा किधर, डाउनवर्ड, और वेट बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन से. जो टेबल के सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन होगा टर्निंग टेबल का, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. तो एन बैलेंसेस द, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द टर्निंग टेबल, and this normal reaction, this weight, the weight of the block B, whose mass is m, which is acting downward, and it is balanced by the normal reaction. जब किसी घूमने वाली मेज पर कोई वस्तु रखी हुई है और मेज सेंटर से, अपने सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कराया जाता है, तो उस ब्लॉक बी जिसका मास m है, उसका वेट काम करेगा डाउनवर्ड, और उस वेट को बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मल रिएक्शन. सरफेस का जो टेबल का मेज, टेबल का जो टर्निंग टेबल है, मेज है, टर्निंग टेबल का सरफेस, उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अप्लाई करेगा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट को बैलेंस कर देगा. लेकिन यह जो ब्लॉक है वह इनर्शिया के कारण, वह जब उस रोटेट कराए टर्निंग टेबल तो बाहर की ओर स्लाइड करने का प्रयास करेगा. तो इस पर एक अंदर की तरफ ब्लॉक और सरफेस के बीच में, टेबल के मेज का सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा. अब ब्लॉक को वहीं पर रखने के लिए, जहाँ पर सिचुएटेड है, वहीं पर रखने के लिए, वहीं पर रहने के लिए बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, mv²/r. फ्रिक्शन फोर्स इनवर्ड काम करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड, मतलब इस ब्लॉक को यहाँ रखने के लिए फ्रिक्शन के कारण फोर्स, इनवर्ड फोर्स जब एक्ट करेगा उसको, तो वह ब्लॉक अंदर की ओर डिस्प्लेस हो सकता है. इसलिए कोई ऑब्जर्वर इसमें अगर है सिचुएटेड, तो वह ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर इसमें है, कोई ऑब्जर्वर अगर हो सकता है इसमें, अगर कोई ऑब्जर्वर है, तो वह इस पार्टिकल को, हालांकि मोशन में है ये पार्टिकल, ये टर्न टेबल मोशन में है, लेकिन ऑब्जर्वर भी उसी फ्रेम में है और ब्लॉक भी उसी फ्रेम में है. तो ऑब्जर्वर के लिए तो ये जो ब्लॉक होगा वह रेस्ट में ही होगा, क्योंकि उस टर्निंग टेबल के साथ ऑब्जर्वर भी मोशन में होगा और ये भी ब्लॉक भी मोशन में होगा. इसलिए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक जो है, ब्लॉक पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह जीरो होगा, इसलिए ब्लॉक रेस्ट में ही मालूम होगा ऑब्जर्वर को. लेकिन अब वह महसूस करेगा कि अगर फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर काम कर रहा है, तो वह महसूस करेगा, ऑब्जर्वर महसूस करेगा कि उस पर एक, क्योंकि ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है टर्निंग टेबल के साथ, इसलिए वह महसूस करेगा. एक्चुअल में तो फोर्स ये एक्ट करेगा ही नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर सकता है अंदर की तरफ, लेकिन यह फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये अगर एक्सेलरेशन में नहीं होता, ये टर्निंग टेबल एक्सेलरेशन में नहीं होता, तो ये फोर्स उस पर, ये जो फोर्स वह ऑब्जर्वर इसमें अगर है ऑब्जर्वर, तो वह ऑब्जर्वर इस फोर्स को महसूस करता ही नहीं. तो केवल एक्सेलरेशन के कारण, टर्निंग टेबल के एक्सेलरेशन के कारण ही वह ऑब्जर्वर इस पर महसूस करेगा कि इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स काम कर रहा है. वो ऐसा महसूस करेगा, लेकिन वास्तव में इस पार्टिकल, इस ब्लॉक पर कोई फोर्स वैसा एक्ट करेगा नहीं. लेकिन इस टर्निंग टेबल के एक्सेलरेशन के कारण इस पार्टिकल पर एक फोर्स महसूस होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो कि सूडो फोर्स है, और उस सूडो फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और ये तब एक्ट होता है जब यहाँ पर भी ब्लॉक जो है रेस्ट में रखा हुआ है टर्निंग टेबल पर, केवल टर्निंग टेबल घूम रहा है, और अगर इसमें ऑब्जर्वर भी है तो वो भी उसके साथ साथ घूम रहा है. लेकिन फिर भी इस ब्लॉक पर बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स रियलाइज होता है, फील होता है ऐसा कि फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, वास्तव में एक्ट करता नहीं है.
इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और फर्स्ट एग्जाम्पल वाज फोर्स, आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्सन सिटिंग इन ए कार while car is negotiating a curve tract or curve road or a turning। अचानक टर्निंग आता है रोड का, ड्राइवर गाड़ी को टर्न करता है अचानक, तो गेट के पास बैठा हुआ आदमी बाहर की ओर एक फोर्स का अनुभव करता है। अगर गेट खुला रहे तो बाहर वह गिर भी सकता है, अगर अचानक तेजी से गाड़ी थी मोटर कार को टर्न किया जाए तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा। नाउ फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। इस टर्निंग टेबल पर जो ब्लॉक रखा है और टर्निंग टेबल रोटेट कर रही है, कराया जा रहा है, उसके सेंटर से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो इस पर टर्निंग टेबल का सरफेस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर काम करता है। तो इस ब्लॉक को यहीं पर रखने के लिए, उसी पोजीशन में, उसी प्लेस पर रखने के लिए बाहर की ओर एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस लगता हुआ मालूम होता है, फील करता है। कोई ऑब्जर्वर होगा बाहर में, वह महसूस करेगा, और जो ऑब्जर्वर इस फ्रेम में है उसके लिए तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, जैसा कि मैंने पहले बतलाया, क्योंकि वह ब्लॉक के साथ साथ वह भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ मूव कर रहा है, इसलिए उसके लिए तो ये ब्लॉक जो है रेस्ट में ही होगा, उस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। लेकिन बाहर का ऑब्जर्वर के लिए वह फील करेगा कि इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि केवल इस टर्निंग टेबल के एक्सीलरेशन के कारण, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण ही प्रोड्यूस होता है। क्योंकि इसका मोशन एक्सीलरेटेड है, इसके कारण इस ब्लॉक पर बाहर की ओर फोर्स लगता हुआ महसूस होता है, जो कि वास्तव में एक्ट करता नहीं है, केवल एक्सीलरेशन के कारण एक्सपीरियंस होता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो इट इज ए one of the type of pseudo force. Now centrifugal force is, expression for centrifugal force is, centrifugal force equals to, ये मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो मैग्नीट्यूड मतलब मीन्स माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन करता है, जैसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्ट करता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही एक्ट करेगा, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो एक्ट करता ही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एक्ट कर सकता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही एक्ट करेगा। माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r, therefore centrifugal force is equal to minus mv²/r. r is the radius of the circular path in which the body is moving with a speed v. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का F इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस mv²/r। अब एंगुलर वेलोसिटी यहाँ जो है देखिए, अपने टर्निंग टेबल एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो v इक्वल टू r ओमेगा, सेकेंड रिलेशन इससे ऑब्टेन कर सकते हैं, एक रिलेशन हो गया, और v इक्वल टू r ओमेगा, देयरफॉर सेकेंड रिलेशन इज, सेकेंड फार्मूला इज माइनस mr ओमेगा स्क्वायर, minus mr omega square. This is the second formula in terms of angular velocity. Omega, r is the radius of the circle, m is the mass of the body. m पिंड का द्रव्यमान है, r वृत्त की त्रिज्या है सर्कुलर पाथ की, ओमेगा कोणीय चाल है, कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी, और v इक्वल टू चूँकि r ओमेगा होता है तो v इक्वल टू r ओमेगा यहाँ अगर पुट करें तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो r से r स्क्वायर न्यूमरेटर में एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस m r ओमेगा स्क्वायर। तो अगर इसमें प्रॉब्लम में ओमेगा दिया रहे, रेडियस दिया रहे, तो इस फार्मूला का, अगर स्पीड है, मास है, रेडियस है, तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज की हेल्प से, फार्मूला नंबर 1 इक्वेशन जो फार्मूला 1
फर्स्ट फार्मूला जो कि इक्वेशन 1 में रिप्रेजेंट है, उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें ओमेगा के टर्म में है, तो इस पर -mr⍵² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। और इस पर प्रॉब्लम बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में है, जिसको मैं अगले पार्ट में सॉल्व करूंगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन हम देखेंगे। और फर्स्ट एप्लीकेशन उसका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्रीम सेपरेटर में। और एक डिवाइस जो है, इसका एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूग, तो उस डिवाइस पर ही बेस्ड है। क्रीम सेपरेटर में क्रीम पार्टिकल को जो हल्का होता है और उसको मिल्क से अलग किया जाता है। मिल्क पार्टिकल जो होगा वो भारी होता है, हेवी होता है। स्किम्ड मिल्क को अलग किया जाता है, स्किम्ड मिल्क भारी होता है, तो उसको वेसल में, सिलिंड्रिकल वेसल में रोटेट कराया जाता है। तो इस डिवाइस को सेंट्रीफ्यूग कहा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूग डिवाइस है जिसमें कि एक सिलिंड्रिकल वेसल में लिक्विड को रख करके उसको तेज़ी से घुमाया जाता है, जिससे जो लाइट पार्टिकल होगा उस लिक्विड का, जैसे कि मिल्क है तो लाइट पार्टिकल क्रीम है, वो अलग हो जाएगा स्किम्ड मिल्क से। स्किम्ड मिल्क जो होगा हेवी होता है, तो वह रिम की तरफ चला जाएगा, उस वेसल के रिम की तरफ चला जाएगा ज़्यादा, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगा, उसका मास ज़्यादा है। और क्रीम पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम एक्ट करेगा, लेकिन वह कम होगा क्योंकि क्रीम हल्का होता है। तो वह क्रीम जो सेपरेटेड क्रीम है मिल्क से, वह सेंटर के पास ही रह जाता है नज़दीक में। लेकिन जो स्किम्ड मिल्क है, वह जिससे क्रीम निकला हुआ दूध के कण, वह बाहर थ्रो हो जाता है रिम की तरफ, उसके बर्तन के रिम की तरफ बाहर की ओर। तो ये एप्लीकेशन है इसका। उसी ढंग से शुगर क्रिस्टल को भी मोलासेस से अलग किया जाता है और यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूग। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी हमने दोनों एग्जाम्पल, दोनों जो बतलाया, दोनों जैसे कार, ये फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्सन सिटिंग इन ए कार एट द टर्निंग ऑफ ए रोड। और यहाँ पर जो ब्लॉक है रखा हुआ टर्निंग टेबल पर, इस पर भी बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। इस ब्लॉक को वहीं पर रखने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर काम कर रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ब्लॉक को उसी पोजीशन पर रखने के लिए बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा महसूस होता है, फील होता है कि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिससे कि उस ब्लॉक को जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको ओवरकम कर रहा है, ऐसा महसूस होता है। बाहर का ऑब्जर्वर उसको महसूस करेगा ऐसा। तो नाउ एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्रीम सेपरेटर का जैसे बारे में हमने कहा, इन ए क्रीम सेपरेटर लाइट पार्टिकल जो क्रीम का होगा, लाइट क्रीम्स हल्के होंगे, क्रीम के कण, लाइट क्रीम particles are separated from the milk। और चूंकि हल्का होता है, क्रीम के कण पार्टिकल हल्के होते हैं, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्ट करेगा, लेकिन यह रह जाएगा, ज़्यादा दूर फेंका नहीं पाएगा, थ्रो नहीं हो पाएगा, सेंटर के पास ही, उस जो सेंट्रीफ्यूग है मशीन, उसी के पास रह जाएगा। और जबकि जो मिल्क है, जो जिससे कि क्रीम निकला हुआ मिल्क है, स्किम्ड मिल्क, वह दूर फेंका जाएगा, माने रिम की तरफ, बर्तन के उस सेंट्रीफ्यूग के रिम की तरफ फेंका जाएगा, बाहर की ओर, ज़्यादा दूर। सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क एंड द स्किम्ड मिल्क, क्रीम निकाला हुआ, इज थ्रोन ऑफ, क्योंकि उसको भारी है, हेवी है मिल्क पार्टिकल्स, इसलिए मिल्क हेवी है, मिल्क पार्टिकल्स हेवी होने के कारण उस पर ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। थ्रोन ऑफ नियर द रिम ऑफ द सेंट्रीफ्यूग, नियर द रिम ऑफ द सेंट्रीफ्यूग। Second application is sugar crystals. Sugar crystals are separated from the molasses
crystals are separated from the molasses using a centrifuge. व्हाट इज सेंट्रीफ्यूग? जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रीफ्यूग एक डिवाइस है जिसके हेल्प से लिक्विड के लाइट पार्टिकल्स को उसके हेवी पार्टिकल से अलग किया जाता है, जैसे मिल्क का केस है। तो क्रीम लाइट पार्टिकल है, लाइट है मिल्क में, जबकि मिल्क जो है स्किम्ड मिल्क हेवी होता है। तो क्रीम को अलग करना, लाइट पार्टिकल को हेवी पार्टिकल से अलग करना, और इसमें जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको हम सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। इसी ढंग से ड्राई क्लीनिंग में ड्राई क्लीनर्स यूज करता है, उसमें भी वेट क्लॉथ्स को, जो वेटेड क्लॉथ होता है भीगा हुआ कपड़ा, उसको सेंट्रीफ्यूग में रख करके तेज़ी से घुमाया जाता है। तो जो वाटर जो वेट क्लॉथ है उसके वाटर जो पार्टिकल्स हैं वह टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो होल्स बने होते हैं उस वेसल में, उससे बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार क्लॉथ को क्लीन करने में भी, क्लॉथ के क्लीनिंग में भी इस डिवाइस का यूज होता है, सेंट्रीफ्यूग का यूज होता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अपकेंद्र बल के अनुप्रयोग हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या इफेक्ट है? तो इफेक्ट है कि जी का जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ के रोटेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ का जो रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, तो उसके कारण जी के वैल्यू में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जी के वैल्यू में भी कमी आती है, चेंज आता है। और जो एक्सप्रेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, चूँकि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अबाउट द इक्वेटर, और अर्थ पर जो बॉडी होता है कोई ऑब्जेक्ट, तो अर्थ के साथ साथ, हालांकि वो रेस्ट में है, ऑल दो इन रेस्ट, बट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अलॉन्ग विद द अर्थ इट इज रोटेटिंग। तो उस पार्टिकल पर भी, उस ऑब्जेक्ट पर भी जो अर्थ के सरफेस पर है, उस पर बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स सेट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसके कारण क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन, जो वेट है बॉडी का, एक्चुअल वेट है, उसमें बॉडी का जो वेट है उसमें कमी आ जाती है। उसमें एक उसका जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसके ट्रू वैल्यू से उसमें कमी आ जाती है। और वह कमी होता है कितना, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उस कमी को ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जी का वैल्यू में कमी आती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, उसके वैल्यू में कमी आती है और उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो ऑब्जर्व वैल्यू है ऑब्जेक्ट का, जिसका मास सेम है, और अर्थ के रोटेशन के साथ साथ वह ऑब्जेक्ट भी उसके साथ रोटेट कर रहा है, तो उसका जो ऑब्जर्व वेट होगा mg डैश, वह एक्चुअल वेट mg माइनस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा m, अभी हमने देखा m r ओमेगा स्क्वायर r, m r ओमेगा स्क्वायर ये होता है इंटू जो फैक्टर होगा, माने एम आर ओमेगा उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन इसका कंपोनेंट हो जाता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर एंगल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पार्टिकल है अर्थ के सरफेस पर, ये देखें आप, ये इक्वेटर है, अर्थ रोटेट कर रही है, ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट, ये एक्स डैश एक्सिस है, इसके रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो इस पर जो पार्टिकल होगा, यहाँ पर मान लिया कि इस पर जो भी पार्टिकल है मास m है, तो ये बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा और इसका कंपोनेंट एक काम करेगा इसका इधर। और एंगल ऑफ लैटिट्यूड जो मैं कह रहा था, यह है पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पर है, और पार्टिकल भी अपने भी साथ साथ, पार्टिकल भी अर्थ के साथ साथ रोटेट करेगा, तो उसका भी अपना एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा, उस पार्टिकल का भी एक सर्कुलर पाथ हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, वह भी एक सर्किल फॉर्म करेगा साथ साथ अर्थ के साथ साथ, जिसका रेडियस हम सपोज करते हैं, अर्थ का रेडियस r है, तो इसका रेडियस r1 हम सपोज करते हैं, इस पार्टिकल का पाथ का, सर्कुलर पाथ का रेडियस। अर्थ के साथ साथ ये पार्टिकल भी सर्कुलेट, ये रोटेट करेगा। और अर्थ का रोटेशन एक्सिस के अबाउट कितना है, ओमेगा, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है अर्थ, अपने सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट, ये इसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया अर्थ का। तो ये पार्टिकल, ये देखिए एंगल ऑफ लैटिट्यूड हो गया। अब यहाँ पर पार्टिकल के पी को पोजीशन को सेंटर से ज्वाइन किए हैं, तो ये लाइन जो रेडियस हो गया, ये जितना एंगल इसका इक्वेटर से फॉर्म करेगा, एक्स एक्स डैश इक्वेटर है, ये इक्वेटर है अर्थ का, इक्वेटर
विषुवत रेखा है। तो ये जो एंगल है इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ये एंगल फाई है, इस एंगल को फाई हम सपोज करते हैं, एंगल फाई है। यहाँ पर भी एंगल फाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फीटल फोर्स काम करेगा इस पार्टिकल पर, वह होगा कितना, पार्टिकल का मास सेम है तो mr1, इसका अपना रेडियस है r1 ओमेगा स्क्वायर। ये बाहर की तरफ पीसी डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा, लेकिन इसका एक कंपोनेंट काम करेगा इधर। ये एंगल फाई है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ये एंगल भी फाई होगा फ्रॉम द ज्योमेट्री। ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई होगा, पीसी पैरेलल है इसके एक्स एक्स डैश के, और ये लाइन जो है ऑब्लिक लाइन, तो ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये फाई है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। इसी को एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे कि जो पार्टिकल पी का अर्थ पर पोजीशन से, अर्थ पर पोजीशन है, पी पोजीशन पर है पार्टिकल का पोजीशन अर्थ सरफेस पर, तो अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन जितना इक्वेटर से एंगल फॉर्म करेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ लैटिट्यूड। एंगल ऑफ लैटिट्यूड इसको फाई से करें चाहे लेमडा से इसको डिनोट कर सकते हैं, फाई सपोज करें या लेमडा, एंगल ऑफ लैटिट्यूड ये फाई सपोज करते हैं या लेमडा भी सपोज कर सकते हैं। तो चलिए, तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, इस पार्टिकल यहाँ पर एम मास का पार्टिकल इसके साथ साथ अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहा है, यह भी सेंट्रीपिटल फोर्स, यह भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस करेगा, बाहर की तरफ फील करेगा। क्योंकि यहाँ भी एक्सेलेटेड फ्रेम हो गया, अर्थ का रोटेशन जो है एक्सेलेटेड मोशन है, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। इधर पीडी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा mr1 ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा, इधर हो जाएगा कॉस लेमडा, लेमडा एंगल पर जो कंपोनेंट होता है कॉस लेमडा। अब r1 है, ये लेमडा है, तो ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल लेमडा हो जाएगा। अब इस r को r1 से रिलेट कर सकते हैं, कॉस फाई इजकल टू बेस, कॉस फाई हो जाएगा बेस अपॉन यहाँ कॉस लेमडा इजकल टू, सॉरी लेमडा यहाँ एंगल ऑफ लैटिट्यूड है, तो कॉस लेमडा इजकल टू बेस, ये लेमडा के सामने ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस r1 अपॉन r, देयरफॉर r1 इजकल टू r कॉस लेमडा, r कॉस लेमडा। r1 की जगह हम क्या लिख देंगे, r कॉस लेमडा, तो यहाँ r कॉस लेमडा, तो r mr, यहाँ m कैपिटल R कर देते हैं, r रेडियस ऑफ द अर्थ है, ओमेगा स्क्वायर mr ओमेगा स्क्वायर और कॉस लेमडा इंटू फिर जो है r1 इज कॉस स्क्वायर लेमडा, कॉस स्क्वायर लेमडा। तो ये वेट में कमी आ गई, mg डैश इजकल टू एपरेंट वेट हो गया जो महसूस होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्ट करने के कारण। तो एक्चुअल वेट में बॉडी का एक्चुअल वेट जो होगा वह काम करेगा किधर, सेंटर की तरफ, लेकिन इसके कारण जो है अर्थ के रोटेशन के कारण इसका ऐसे काम करता है इधर सेंटर की तरफ, लेकिन अर्थ के रोटेशन के कारण जो इसका डायरेक्शन होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वह थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, एक्चुअल वेट का और एपरेंट वेट का डायरेक्शन थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा mg डैश। तो ये हो गया कितना, mg डैश इजकल टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, और इससे g का रिलेशन आ सकता है, इससे g इजकल टू m से m को कॉमन ले लेंगे, कौन से कॉमन ले लेंगे तो m कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर g इजकल टू, यहाँ थोड़ा सा फिगर को मिटाकर इसको लिखता हूँ, देयरफॉर g डैश जो ऑब्जर्व एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लेमडा। इस प्रकार इक्वेटर पर लेमडा का वैल्यू एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है, तो इक्वेटर पर जी का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, दैट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 0 इजकल टू 1। लेमडा अगर 0 पुट करेंगे इक्वेटर पर, और पोल पर यहाँ नॉर्थ पोल, इधर ऊपर नीचे साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या होगा, लेमडा इजकल टू ये एंगल ऑफ लैटिट्यूड जो है इक्वेटर एक्सेस डैश से जो इसका इंक्लिनेशन है, जब नॉर्थ पोल पर होगा या साउथ पोल पर तो लेमडा 90 होगा, तो कॉस 90 कॉस स्क्वायर 90, तो उसी सिचुएशन में जी डैश इजकल टू जी हो जाएगा, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा पोल पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा जी का, जबकि इक्वेटर पर जी का मिनिमम वैल्यू होगा, जो कि जी डैश है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू किसके कारण, रोटेशन ऑफ द अर्थ। एंड ये क्यों ऑब्जर्व हुआ, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक्ट करेगा बॉडी पर, जो कि अर्थ के एक्सेलरेटेड मोशन के कारण उसके साथ साथ मूव कर रहा है, ऐसे सर्किल में मूव कर रहा है r1 रेडियस के सर्किल पर, तो यह भी बाहर की तरफ फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वह फोर्स होगा कौन, एम भी स्क्वायर बाई आर, दैट इज mr1 ओमेगा स्क्वायर, और r1 को r के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया यहाँ से कॉस लेमडा इस ट्रैंगल से OP, और यहाँ मान लेते हैं D है, OPD ट्रैंगल है, ये एंगल लेमडा है तो ये भी लेमडा हो गया अल्टरनेट एंगल ज्योमेट्री से, तो कॉस लेमडा इजकल टू बेस बाई हाइपोटेनस, ये बेस हो जाएगा PD और हाइपोटेनस OP जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो इसे r1 इजकल टू r कॉस लेमडा आ गया। और यहाँ जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स PC डायरेक्शन में है, इसका कंपोनेंट हो गया, ये लेमडा है तो ये भी लेमडा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फ्रॉम द ज्योमेट्री, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का
जो रेडियस है उसके अगेंस्ट में, या जिधर एक्चुअल वेट काम करता पीओ, अगर अर्थ का रोटेशन नहीं होता तो एक्चुअल वेट काम करता पीओ डायरेक्शन में, लेकिन अर्थ का रोटेशन हो रहा है इसलिए इसका एपरेंट वेट काम करेगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा डेविएट हो जाएगा इधर mg डैश जो डायरेक्शन दिखाए हैं, और इधर mg ऐड करता है, एक्चुअल डायरेक्शन mg का ये होता, लेकिन ऑब्जर्व डायरेक्शन जो होगा, ऑब्जर्व फोर्स mg डैश थोड़ा सा पीओ लाइन से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा ईस्टवर्ड। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। तो ये वेरिएशन इन जी है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द अर्थ विच इज मूविंग एलोंग विद द अर्थ। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।